हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनी क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बीपीएससी के द्वारा चाहे तैयारी थ्री हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा जो भी बायोलॉजी से प्रश्न पूछा है वे सभी प्रश्न को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे बीके यूनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जीव विज्ञान का परिचय और उससे प्रमुख शाखा से जो भी प्रश्न बना है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। बताना है कि जीव विज्ञान का पिता जो है किसको कहा जाता है। बिहार सीडीपीओ परीक्षा 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना है जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कीटों की वृद्धि का विज्ञान है। बताना है कि कीटों की वृद्धि का विज्ञान जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है, इतना जान लीजिए। सभी के सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है कीटों की वृद्धि करने वाला जो विज्ञान होता है उसे कीट संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है। याद रखना है मिट्टी के अध्ययन जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मानवीय सौंदर्य संबंधित विज्ञान है। बताना है कि मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन है। तो याद रखना है कोलोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऑनकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बताना है कि ऑनकोलॉजी के अंतर्गत क्या चीज का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है कैंसर का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बताना है कि ऑर्थोलॉजी जो है उसके अंतर्गत क्या चीज का मतलब अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है ऑर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होती है। बताना है कि हड्डी का पढ़ाई जिस विज्ञान के शाखा में किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दूसरा चैप्टर का, ठीक है, कोशिका और कोशिका संरचना और विभाजन से जो भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा आज तक बनाए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त के त्रुटि एक हीमोग्लोबिन दिखता है। तो याद रखना है दात्र कोशिका अरक्ता, जिसे हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इस बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना रक्त में त्रुटि एक हीमोग्लोबिन जो दिखता है वह किसके वजह से दिखाई देता है। तो दात्र कोशिका अरक्ता के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, ठीक है, 21/7/2024 में पूछा हुआ है कि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटा में जीवाणु निर्मित होंगे। तो याद रखना कितना हो जाएगा, 256। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न ये भी टीआरई के एग्जाम में पूछा हुआ है। 21/7/2024 में बीपीएससी के द्वारा टीआरई एग्जाम में पूछा हुआ है कि पौधा और पशु कोशिकाओं के अंतर संरचना से स्पष्ट होता है। बताना है कि पौधा एवं पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना जो है उसे क्या स्पष्ट होता है। तो याद रखना है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गुणसूत्र पर जीन की डॉट डॉट व्यवस्था होती है। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में 7/12/2023 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था जो होता है क्या होता है, रैखिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मानव गुर्दा की कोशिका में लिंग गुणसूत्र होता है। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में 14/12/2023 में पूछा हुआ है। बताना है कि मानव गुर्दा के कोशिका में लिंग गुणसूत्र जो होता है कितना होता है। तो एक जोड़ा होता है, मतलब 23 दूना 46 होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्यों। बताना है कि गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है गाजर में कैरोटीन पाया जाता है जिसके वजह से क्या होता है, गाजर का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न लाइसोसोम होते हैं। बताना है कि लाइसोसोम क्या होता है। तो याद रखना है पाचन केंद्र में होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आम के पौधा और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। बताना है कि आम के पौधा और बंदर दोनों के कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो याद रखना है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि
लासिका का गैर कोशिका हिस्सा पानी के लगभग डैश डैश से बना होता है। तो याद रखना लासिका जो होता है वह लगभग उसमें 94% क्या होता है, पानी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। बताना है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसका क्रिया किसमें संपन्न होता है। तो याद रखना है कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि अर्धसूत्री विभाजन में युग्म सिनेपिस होता है। तो याद रखना है क्या होता है, जाइगोटिन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन मतलब सिनेपिस होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कोई इंजाइम नहीं होता है। बताना है कि कोई इंजाइम जो होता है क्या नहीं होता है। तो याद रखना है विषाणु की कोशिका में कोई भी इंजाइम जो होता है इंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। बताना है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचाया जाता है, तो लाल रुधिर कणिका जो होता है उसी के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कोशिका की शक्ति का स्रोत है। बताना है कि कोशिका की शक्ति का स्रोत जो है वह किस में होता है। याद रखना है कोशिका की शक्ति का स्रोत जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरफेरॉन का संबंध है। बताना है कि इंटरफेरॉन जो है उसका संबंध क्या चीज से है। याद रखना है इंटरफेरॉन जो है उसका संबंध वायरस से होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। बताना है कि वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है। बताना है कि 80% से अधिक सेल जो है पाए जाने वाला पदार्थ कौन है, तो याद रखना है जल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है। तो याद रखना है मानव शरीर में 70% पानी का मात्रा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि त्वचा का रंग निर्धारित होता है। बताना है कि त्वचा का रंग जो होता है वह क्या चीज से निर्धारित होता है। तो याद रखना है मिलनोसाइट नामक तत्व जो है उसी से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 पोषक पदार्थ से जो भी बीपीएससी के द्वारा आज तक प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पहला प्रश्न कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, जो पेपर 1 हुआ था और कैंसिल हुआ था 15/3/2023 में, उसमें यह पूछा हुआ प्रश्न है। बताना है कि डीएनए का कौन सा भाग जो है और प्रोटीन को सूचना देता है। तो याद रखना जीन जो है डीएनए का एक भाग है जो प्रोटीन को क्या करता है, सूचना देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि प्रोटीन के पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है। यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई के द्वारा पूछा हुआ है, जो पेपर 2 हुआ था मतलब कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो याद रखना पाचन के बाद प्रोटीन जो है इसमें परिवर्तित होता है। तो याद रखना एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रक्त के थाका से संबंधित एक कारक है। बताना है कि रक्त के थाका से संबंधित एक कारक जो है वह क्या है। तो विटामिन के जो है उसी से क्या होता है, रक्त का थाका बनता है। अगर यह शरीर में ना हो तो यह नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो याद रखना है जैविक सिस्टम में क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ जो है वह एंजाइम होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि वह वनस्पति पदार्थ जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। बताना है कि वह वनस्पति पदार्थ कौन सा है जिसमें अधिक प्रोटीन की मात्रा होता है। तो याद रखना सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना फलियां जो होता है अत्यधिक पौष्टिक होता है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन का मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शाकाहारी भोजन में विलुप्त मात्रा में पाई जाती है। बताना है कि शाकाहारी भोजन में विपुल मात्रा में क्या पाया जाता है। तो सेलुलोज शर्करा जो होता है शाकाहारी भोजन में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि दाल अच्छा स्रोत
होता है। बताना है कि दाल जो है क्या चीज का अच्छा स्रोत होता है। तो याद रखना दाल जो होता है प्रोटीन का वो बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप में बनता है। बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत जो होता है अंतिम रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है। तो याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसे हम लोग विटामिन सी कहते हैं लोग। और याद रखना है विटामिन बी और सी जो होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता, मतलब पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है, बाकी जो भी विटामिन होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं गैल भैंसिया पानी में। ठीक है, तो भैंस हम लोग लिखते हैं तो भैंस में बी बी और इस यहाँ पे बी याद रखना है, यहाँ पे सी याद रखना है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड में क्या, एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहते हैं लोग, विटामिन सी कहते हैं लोग। ठीक है, और याद रखना बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गेहूं चावल और शहद स्रोत है। बताना है कि गेहूं चावल और शहद जो होता है वह क्या चीज का स्रोत होता है। तो याद रखना है गेहूं चावल और शहद में अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो याद रखना है गाजर जो होता है वह विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि वह इंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है वह क्या है। तो याद रखना है जाइमेज। याद रखना है जाइमेज जो है उसके उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह इंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित परिवर्तित करता है। तो याद रखना है जाइमेज जो होता है एक ऐसा इंजाइम होता है जो ग्लूकोज को क्या करता है, इथेनॉल में बदल देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ है। तो याद रखना है हमारा शरीर जो होता है उसको ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट होती है। तो याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसका होता है ऊष्मा के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो याद रखना है पनीर जो होता है वह मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होता है। तो याद रखना भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा जो होता है वसा में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होता है। तो याद रखना जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाता है उसका खून जो होता है थक्का नहीं बनाता है। ठीक है, मतलब किसी का हाथ कट जाए तो वह ब्लड निकलता ही रहेगा, जमेगा नहीं, मतलब थक्का नहीं बनाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि वह विटामिन जिसको अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, तो बताना है कि वह विटामिन कौन सा है जिसे अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन D2 जो होता है उसे हम लोग अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पे भंडारित होता है। तो याद रखना यकृत में विटामिन ए का भंडारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वह विटामिन जो प्रति स्कंदन वृषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है वह विटामिन के होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। तो याद रखना है विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। और देख सकते हैं एग्जाम किस किस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि खून के जमने में आवश्यकता होती है। बताना है कि क्लोथिंग ऑफ ब्लड जो होता है उसमें क्या चीज का जरूरत पड़ता है। तो याद रखना है खून के जमने में विटामिन के का बहुत ही जरूरत होता है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो याद रखना है, विटामिन सी का अत्यधिक मात्रा करने से त्वचा फटता नहीं है, ठीक है, और चमड़ा से संबंधित कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वह क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। और देख सकते हैं किस किस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से होता है, बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो याद रखना विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक बीमारी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, बताना है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो अंडा का जो पीला भाग होता है उसका सेवन करने से विटामिन ई की प्रचुर मात्रा उपस्थित हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए उपलब्ध होता है, बताना है कि विटामिन ए जो है किसमें उपलब्ध होता है। तो याद रखना गाजर से विटामिन ए बहुत ही मात्रा में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूध में खाटापन आता है, बताना है कि दूध जो होता है वह खाटापन क्यों हो जाता है। तो याद रखना लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खाटापन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक प्रकार की वसा है, तो याद रखना है ट्राइग्लिसराइड जो होता है वह एक प्रकार के वसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शक्करों में सबसे मीठी है, बताना है कि शक्कर जो होता है उसमें सबसे मीठा क्या होता है। तो याद रखना है फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे हम लोग चौथा चैप्टर अनुवंशिकी तथा विकास से जो भी बीपीएससी के द्वारा अभी तक प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे लोग। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है। तो याद रखना अनुवंशिकता शब्द जो है वो मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो वह अनुवंशिकी को संदर्भित करता है, ठीक है। और यह बीपीएससी 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। याद रखना है अनुवंशिकता शब्द का मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो अनुवंशिकी को करता है। और बीपीएससी टीआरई 2.0 15/2023 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 19/2023 में पूछा हुआ है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहा जाता है। तो याद रखना है उसे हम लोग अनुवंशिकी कहते हैं लोग। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवंशिकी कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है। यह दोनों क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि डॉट डॉट के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो याद रखना है जैव प्रौद्योगिकी जो होता है उसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है। तो याद रखना है डीएनए का वह भाग कौन है जो प्रोटीन को सूचना देता है, तो याद रखना जीन जो होता है डीएनए का वह भाग होता है जो प्रोटीन का सूचना प्राप्त कराता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होता है। तो याद रखना डीएनए में एक हेलिक्स जो होता है उसका लंबाई कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। यह प्रश्न भी है। याद रखना डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई जो होता है कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि किसी संतति के प्रैतिक गुण की पहचान की जाती है। बताना है कि किसी संतति जो होता है किसी मतलब संतान जो होता है उसका पैतृक गुण का पहचान हम लोग किससे करते हैं लोग। तो याद रखें डीएनए के फिंगरप्रिंट जो होता है उसी से किसी भी संतति के पैतृक गुण का पहचान किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मॉडल के अनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है। बताना है कि मॉडल के अनुवंशिकता के सिद्धांत जो है वह किस पे आधारित होता है, तो लैंगिक जनन पर मॉडल के अनुवंशिकता के सिद्धांत जो होता है निर्धारित मतलब आधारित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। तो याद रखना है क्रो मैग्नान मनुष्य जो है वह
आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि विकास का मुख्य कारक है। बताना है कि विकास का मुख्य कारक क्या होता है। तो याद रखना प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो विकास का मुख्य कारक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो याद रखना जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? अनुकूलन होता है। अनुकूलन के द्वारा जीवों में अत्यधिक विविधता देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो याद रखना प्लासिम्द जो है वह आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि क्रॉसिंग ओवर में होता है। याद रखना क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसमें आनुवंशिक सामग्री जो होता है वह आदान प्रदान करता है, मतलब एक दूसरे का पेयर करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डॉट डॉट का खोज के कारण आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो पाई। तो याद रखना है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो पाया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों में नियंत्रण में उत्तरदायी है। याद रखना डीएनए और आरएनए जो होता है वह जीवों में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में क्या होता है? उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि आनुवंशिकता व विचरण से संबंधित है। याद रखना जेनेटिक जो होता है वह आनुवंशिक और विचरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पुरुष जीन संगठन होता है। याद रखना है पुरुष में XY गुणसूत्र देखने को मिलता है और स्त्री जो होती है उसमें XX गुणसूत्र देखने को मिलता है। तो याद रखना है पुरुष में कौन सा जीन संगठन होता है? XY, और स्त्री में क्या होता है? XX। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया। बताना है कि जीव विकास जो है उसको सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? याद रखना है लेमार्क के द्वारा जीव विकास को सबसे पहले समझाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि डीएनए का खोज की। बताना है कि डीएनए का खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है जोहान फ्रेडरिक मिसर जो है उन्हीं के द्वारा डीएनए का खोज किया गया था। कौन है? जोहान फ्रेडरिक मिसर डीएनए का खोज किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। बताना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है कौन किया था? तो याद रखना खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है। तो याद रखना है बेटा या बेटी के जन्म का संभावना जो होता है 1.1% होता है, मतलब 1% चांस रहता है कि बेटा होगा, 1% चांस रहता है कि बेटी होगी। ठीक है, तो याद रखना बेटा या बेटी के जन्म का संभावना जो होता है कितना होता है? 1:1 होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, केवल याद रखना है पुरुष में क्या होता है? केवल X ही क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण पुरुष जो होता है अत्यधिक अंधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बनाया था वह है। बताना है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाए हुए थे? तो याद रखना आर्थर कोनरबर्ग जो थे वह डीएनए को अंतः पात्र में बनाए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे जीव जगत के वर्गीकरण से अभी तक जो भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है जो TRE 1 TRE 3.0 1 to 5 री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दिया हुआ है कि संघ इकाइने डरमेटा के लिए सत्य है। तो याद रखना है इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल में होता है और यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु होता है। ठीक है, तो याद रखना है संघ इकाइने डरमेटा के लिए क्या सत्य है? तो इसमें याद रखना विशिष्ट जल संवहन नाल एक होता है और यह विशेष रूप से क्या करता है? मुक्त
जीवित समुद्री जंतु होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि और ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। बताना है कि ऑर्निथोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी में करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, मुनेरा जगत से जो भी प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को इसमें देखेंगे लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पे पहला ही प्रश्न दिया हुआ है कि मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण किया जाता है। बताना है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखें जीवाणु के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीवाणु के खोज की, बताना है कि जीवाणु का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, लिविन हॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत से जो भी प्रश्न आज तक बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि प्रोटिस्टा समूह में शामिल है। याद रखना, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो है वो प्रोटिस्टा समूह में शामिल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भोजन करने वाले अंग होता है, तो याद रखना है एसिडोपोडियम जो होता है वो भोजन करने वाला अंग होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो याद रखना द्विखंडन के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो है अपना जनन करता है। ठीक है, याद रखना है अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन किसके द्वारा करता है, तो द्विखंडन के द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कवक जगत से जो भी प्रश्न आज तक बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक एक रहते हैं। बताना है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो होता है एक एक क्या रहता है, तो एक शैवाल और एक कवक रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि रे फंगी है। बताना है कि रे फंगी जो है वह क्या होता है, तो याद रखना है एक्टिनोमाइसेटस जो होता है रे फंगी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कवक पौधा में नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है कवक पौधा में क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है कवक पौधा जो होता है उसमें परहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे खमीर का उपयोग डैश डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो याद रखना है खमीर जो होता है उसका उपयोग हम लोग किसके उपयोग में करते हैं लोग, तो खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कवक या फफूंद होते हैं, तो याद रखना कवक या फफूंद जो होता है वह मृतजीवी होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि फफूंदियों में पोषक की विधि होती है, याद रखना है फफूंदियों में पोषक की विधि जो होता है मृतजीवी पोषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है। बताना है कि बियर के फर्मेंटेशन जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना है ईस्ट का उपयोग हम लोग बियर के फर्मेंटेशन में करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि खमीर जिसका उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, तो याद रखना है खमीर जो होता है जिसका उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है उसमें कुकुरमुत्ता मतलब फंगस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शाब्दिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। याद रखना है सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन होता है उसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे पादप जगत से अभी तक जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। यहाँ पे पहला ही प्रश्न दिया हुआ है जो बीपीएससी टीआरई 11th-12th में पूछा हुआ प्रश्न है। बताना है कि प्राग कोश में होते हैं, याद रखना प्राग कोश में प्राग कण पाया जाता है। यह 22/7/2024 बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखना प्राग कोश में क्या पाया जाता है, तो प्राग कण पाया जाता है। यह 10 क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 2.0 8/12/2023 में पूछा हुआ है कि एक फलीदार फसल है। याद रखना है दलहन जो होता है वह फलीदार फसल के अंतर्गत आता है। यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है और यह प्रश्न 8 क्लास के एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधा के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त होता है। बताना है कि पौधा के शुष्क पुष्प कली के भाग से क्या प्राप्त होता है। ठीक है,
तो याद रखना पौधा के शुष्क पुष्प कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पादप को जलोद्भिद बनाता है। बताना है कि पादप को जलोद्भिद कौन बनाता है। तो याद रखना है ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 to 5 री एग्जाम 20/7/2024 में पूछा गया है। तो याद रखना है पादप को जलोद्भिद कौन बनाता है। यांत्रिक ऊतक का अभाव और वायु वायु तक की उपस्थिति, सुविकसित और संवहन तंत्र की उपस्थिति के कारण पादप जो होता है जलोद्भिद बनाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कीटहारी पौधा होता है। याद रखना ये भी बीपीएससी 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखना कीटहारी पौधा कौन सा होता है। तो ड्रोसेरा जो होता है वो एक प्रकार के कीटहारी पौधा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 7/12/2023 में पूछा हुआ है। बताना है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं लोग। बताना है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है जनसंख्या घनत्व कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 2.0 8/2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है क्यों। क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। ठीक है, जिसके कारण अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह के संपूर्ण बायोलॉजी के नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे बीपीएससी पीवाई की बायोलॉजी कंप्लीट नोट्स अगर किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है वह कहलाता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 13/12/2023 में पूछा गया है। तो याद रखना है कार्पेल जो होता है वह पुष्प का वह भाग होता है जो वास्तव में फल बनाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कि ब्रायोफाइट में होता है। बताना है कि ब्रायोफाइट में क्या होता है। तो याद रखना मॉस और लीवर वर्ट जो होता है वो ब्रायोफाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि हीरोइन उत्पन्न करने वाला पौधा का नाम है। बताना है कि हीरोइन उत्पन्न करने वाला पौधा का नाम क्या है। तो याद रखना अफीम जिसे पॉपी कहा जाता है, इससे अफीम हीरोइन उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है। तो याद रखें तंबाकू के पत्ते से निकोटीन निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि संवहनी पौधा है। तो याद रखना फर्न जो होता है वह एक प्रकार के संवहनी पौधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। तो याद रखना मलेरिया की दवा कुनैन जो होता है वह सिनकोना के पौधा से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट याद रखेंगे कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। तो याद रखना है सिकोआ जो होता है वह सबसे लंबा वृक्ष होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मटर का पौधा किसके अंतर्गत आता है। तो याद रखना है मटर का पौधा जो होता है वह साग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जंतु जगत से अभी तक जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है वे सभी के सभी देखेंगे लोग। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न दिया हुआ है कि गर्म खून का प्रणाली है। यह बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 में पूछा हुआ है। ठीक है, बताना है कि गर्म खून का प्राणी कौन सा है। तो याद रखना दादुर जिसे टूड बोलते हैं यह एक प्रकार के गर्म खून वाला प्राणी है। ठीक है, ये देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में पूछा हुआ एक प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना है रेगिस्तान में पाए जाने वाला जंतु जो है उसे डेजर्टिकोल्स कहते हैं लोग। ठीक है, याद रखना है क्या बोलते हैं डेजर्टिकोल्स कहा जाता है। रेगिस्तान में रहने वाला जीव को क्या कहते हैं डेजर्टिकोल्स। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण है। बताना है कि मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण कौन है। तो याद रखें अनुरा जो है और मेढक और टोड उभयचर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि केंचुआ में पार्श्व हृदय होता है। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 7/2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। बताना है केंचुआ में पार्श्व हृदय होता है तो कितना होता है 8 होता है। यह प्रश्न VVI है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है कि उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाता है। बताना है कि उभयचर जो होता है सांस लेने के लिए क्या चीज का उपयोग करता है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 13/12/2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना उभयचर जो होता है सांस लेने के लिए फेफड़ा और त्वचा का यूज करता है। ठीक है, जैसे में त्वचा से सांस लेना, मेढक जो है वह त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि टेपवर्म के खंड कहलाते हैं। बताना है कि टेपवर्म जो है उसका खंड क्या कहलाता है। तो याद रखना है प्रो प्रोग्लोटिड जो है वह टेपवर्म का खंड कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि आर्कियोपेटेरिक्स जो है। बताना है कि आर्कियोपेटेरिक्स जो है क्या है। तो याद रखना है यह एक प्रकार के जू जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है, क्या है ये एक प्रकार के पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है। तो याद रखना है वर्ग के जंतुओं मतलब किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा जो है रक्त से भरा होता है। तो याद रखना ऑर्थोपोडा पोडा के जो भी जंतु होता है उसका सीलोम जिसे बोलते हैं रक्त से भरा हुआ होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है। याद रखना हाइड्रा जो होता है वह एक प्रकार के ऐसा प्राणी होता है, ठीक है, जिसमें रक्त तो नहीं पाया जाता है लेकिन वह श्वसन करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। याद रखना है जो पक्षी होती है अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार जो भी पदार्थ होता है उसको किसके द्वारा उत्सर्जित करती है, तो यूरिक अम्ल के रूप में क्या करती है, नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित कर लेती है। नेक्स्ट एक रानी मधुमक्खी एक प्रकार के अंडा देती है। बताना है कि एक रानी मधुमक्खी जो होता है डॉट डॉट प्रकार के अंडा देती है। वह दो प्रकार के अंडा देती है, एक से बनता है रानी और एक से बनता है कार्यकर्ता। ठीक है, और दूसरे से बनता है ड्रोन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीवर फ्लूक डॉट डॉट के पितवाहनी में रहता है। बताना है कि लीवर फ्लूक जो होता है वह किसके पितवाहनी में रहता है। तो याद रखना भेड़ के पितवाहनी में लीवर फ्लूक जो है रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें स्तनपायी नहीं है। तो याद रखना मछली जो होती है वह स्तनपायी नहीं होती है। अच्छी तरह से आपको पता है कि स्तनपायी किसको कहते हैं। तो याद रखना मछली जो होती है वह स्तनपायी नहीं होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्तनपायी जीव के हृदय में होता है। याद रखना स्तनपायी जो भी जीव होता है उसके हृदय में 4 कोष्ठक मतलब 4 वेसम होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कीट की सतह पर दौड़ने के समक्ष होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है जल के सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जुगनू है जिसे हम लोग जून ही बोलते हैं। तो ठीक है, तो याद रखना है भुकजोनी जिसे जूनी बोला जाता है। तो जुगनू एक प्रकार के कीट है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। बताना है कि कौन सा छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ रहता है। ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा जो होता है माइक्रोप्लाज्मा वह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं का विकास और प्रजनन करने में समर्थ रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं। तो याद रखना है मधुमक्खी कॉलोनी जो होता है अपने सदस्य को एक दूसरे से डांसिंग करके मतलब नृत्य करके पहचानती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पहचानने के लिए उपस्थित होता है। तो याद रखना है दीमक की आंत में सेलुलोज को पहचानने के लिए प्रोटोजोआ उपस्थित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो याद रखना है डॉल्फिन जो है वह अस्थनि में वर्गीकृत किए जाती है। नेक्स्ट उसके बाद है कि टीनिया सोलियम को सामान्य रूप को कहते हैं। बताना है कि टीनिया सोलियम के सामान्य रूप को क्या कहते हैं। तो पोर्क टेपवर्म जो है टीनिया सोलोमिया को कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है।
बताना है कि एम्फीबिया जो है वह क्या बताता है। तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मेम्बल बर्ग का उदाहरण है। याद रखना, डॉल्फिन जो होती है वो एक प्रकार के मेम्बल वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। तो याद रखना, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी के बारे में बात किया जाए तो वह नीली हवेल है। ठीक है, याद रखना है नीली हवेल जो है वह सबसे विशालतम जीवित स्तनपायी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। क्यों मर जाती है? तो क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती है। ठीक है, याद रखना है जल के बाहर मछली को निकालने पर मछली सांस नहीं ले पाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो याद रखना है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? गेम्बूसिया मछली जो है उसको छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे पाठ नंबर 6 पादप आकृति से जो भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी को। पहला ही प्रश्न यहाँ पे दिया है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है। याद रखना है कोशिका जल के द्वारा वृक्ष की जड़ जो होता है उसको मिट्टी से पानी मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में पूछा हुआ है। प्रकाश की ओर पौधा के झुकाव का मुख्य कारण है। बताना है कि प्रकाश की ओर पौधा के झुकाव का मुख्य कारण जो होता है वह क्या होता है। तो याद रखना है परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण जो है प्रकाश की ओर पौधा का झुकाव का मुख्य कारण है। देख सकते हैं यहाँ पे ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी बीपीएससी के द्वारा 1 to 5 में पूछा हुआ है। बताना है कि एक वनस्पति हार्मोन है। तो याद रखना है साइटोकाइनिन जो होता है वह एक प्रकार के वनस्पति हार्मोन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि संवेदनशील पौधे सिमोसा पुड़िका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। तो याद रखना है किमोनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। याद रखना है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोमोटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधा ग्रहण करता है। ठीक है, तो याद रखना है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटा छोटा छिद्र जो होता है उससे पौधा क्या ग्रहण करता है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है कि किस पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। तो याद रखना है जमीन से 1 मीटर ऊपर तौने से घिरे के माप से वृक्ष का उम्र का पता लगाया जा सकता है। जैसे वृक्ष होता है और उसके यहाँ पे बल्ले टाइप के जो होता है उसी से क्या किया जाता है? किसी भी पेड़ की उम्र का गणना किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्विबीजपत्री पौधा के तना में संवहनी बंडल सामान्यतः होते हैं। तो याद रखना है द्विबीजपत्री पौधा के तना के संवहनी बंडल जो होता है अस्पार्श्विक रूप में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे कि नारियल के फल का फैलाव होता है। तो याद रखना है मोसोकार्प के द्वारा नारियल का फल जो है वह फैला रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना रंध्र के द्वारा, यहाँ पे र रहेगा। ठीक है, याद रखना रंध्र के द्वारा पत्तियों में उपस्थित छिद्रों का होता है श्वसन के द्वारा आदान प्रदान होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। तो याद रखना बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग क्या होता है? भ्रूण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लवंग एक मसाला पौधा के भाग से प्राप्त होता है। तो याद रखना लौंग जो होता है फूल के कली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। तो याद रखना है ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वह कौन सा पौधा है जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेप में संशोधित किया है? तो याद रखना है अदरक।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लौंग प्राप्त होता है, तो याद रखना है लवंग जो होता है वह पुष्प कली से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न कि पौधा के भाग से केसर प्राप्त होता है। बताना है कि पौधा के किस भाग से केसर जो है वह प्राप्त होता है। तो याद रखना पौधा के वार्तिकाग्र और वार्तिकाग्र से केसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पौधा का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो याद रखना है फर्ण जो होता है पौधा का वह भाग जो होता है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भ्रूण मिलता है। बताना है कि भ्रूण जो है किस में मिलता है। तो याद रखना बीज में भ्रूण देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बताना है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, तो पुष्प होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो याद रखना रेफ्लेक्सिया जो है वह संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 7वां चैप्टर पादप कार्यकी और पौधा में जनन जो होता है कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न दिया जो बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। बताना है कि वह की प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना है अपचयन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। बताना है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं तो कैसा होता है, सूखा होता है। याद रखना है जल परागित पुष्पों में परागकण जो होता है कैसा होता है, सूखा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है वो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है पादप कायकी जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी के कारण होता है। याद रखना है जिम्नोस्पर्म में फल का निर्माण जो होता है किसके कमी के कारण होता है, तो नग्न बीजांड के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। बताना है कि जब कोई पेड़ जो है बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि किसके द्वारा पाया जाता है, तो दिल के लकड़ी में क्या होता है यह पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पुनकेसर और कार्पेल के बीच 100 परागकण होता है। बताना है कि पुनकेसर और कार्पेल के बीच में 100 परागण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना अलग अलग फूलों में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक बीज है, तो याद रखना है पाका हुआ बीजांड होता है एक प्रकार के बीज। उसके बाद प्रश्न है कि निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। तो याद रखना है भ्रूण बैग से, ठीक है, भ्रूण बैग से निषेचन के बाद जो होता है बीज का आवरण विकसित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है पौधा में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, तो याद रखना है वाष्प उत्सर्जन के कारण पेड़ों में पानी जो है बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कि बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के होते हैं। बताना है कि बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होता है। तो याद रखना 70 इस प्रकार के बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब उत्पन्न होता है। तो याद रखना है ऑब्सेविक अम्ल जो है उत्पन्न होता है। जब पानी के तनाव जो होता है रंध्र बंद हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, ऑब्सिक अम्ल। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम कि पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करता है। बताना है कि पौधा अपना पोषक तत्व जो है क्या चीज से प्राप्त करता है, तो याद रखना है मिट्टी से। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परागकण की सुपरिभाषा है।
तो याद रखना है परागकण का परागकोश से कुलुम छिद्र तक स्थानांतरित होने का प्रक्रिया जो होता है उसी को हम लोग परागकण कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होता है। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या मुक्त होता है। तो याद रखना है ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न कि विभिन्न प्रकार के पौधा के क्रॉस परागकण से बनने वाला पौधा को क्या कहते हैं। तो याद रखना है संकर पौधा। याद रखना है संकर पौधा जो होता है विभिन्न प्रकार के पौधा के क्रॉस परागकण से बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हेप्लाइट पौधा प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना है परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा हेप्लाइट पौधा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है रात के समय छोड़ मुक्त करता है मतलब छोड़ता है, इसलिए सलाह दिया जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल के प्रजनन तंत्र होता है। तो याद रखना है पुंकेसर और गर्भकेसर जो होता है वह फूल का प्रजनन तंत्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। तो याद रखना जब पौधा को उगाया जाता है तो लौहर रहित माध्यम में क्लोरोसिस जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा में पानी पहुंचाया जाता है। तो याद रखना है ज से जाइलम ज से जल, ठीक है। तो जाइलम के द्वारा जल जो है क्या करता है पौधा में विभिन्न जगहों पे पहुंचाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरा पौधा अवशोषित करता है। याद रखना प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरा पौधा जो है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो याद रखना कैल्शियम जो होता है वह क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जल पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है जो पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसे हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं लोग। बताना है कि जो पौधा लवण युक्त वातावरण में रहता है उसे लवण मृदोदित कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संवहनी पौधा में पानी ऊपर जाता है। बताना है कि संवहनी पौधा में पानी जो है किसके द्वारा ऊपर जाता है तो जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण किस में होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि पौधा व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना पौधा या पेड़ जो होता है उसका खाना तैयार करने की क्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते हैं लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8वां चैप्टर मानव शरीर के तंत्र से जो भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा है उन सभी को इस आगे देखेंगे लोग। तो पहला ही प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में पूछा हुआ है। तो प्रश्न है कि शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है। बताना है कि शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन है। तो याद रखना है सेरेब्रम जो होता है वह शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग होता है। उसके बाद देखेंगे ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 11-12 में पूछा हुआ है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो याद रखना शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। भी प्रश्न 11-12 बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। तो याद रखना ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो याद रखना है लेक्रिमल जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। यह बीपीएससी टीआरई 1 to 5 प्री एग्जाम 20/7/2014 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है लेक्रिमल जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेपिडियस है। याद रखना है स्टेपिडियस जो है वह एक प्रकार के मांसपेशी
होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को रोकता है। तो याद रखना है, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रभाव को कौन रोकता है? तो हृदय के वालय जो होता है, हृदय के संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को रोकता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ जो है आंतरिक कर्ण में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि आदित्य L11 उपग्रह सूर्य अवलोकन बिंदु है। याद रखना है, L11 जो है आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अवलोकन बिंदु है। यह भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना है, आदित्य L11 उपग्रह जो है सूर्य का अवलोकन बिंदु है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न यहाँ पे कि ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना है, ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य कौन करता है? तो अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाता है। बताना है कि टैकीकार्डिया में हृदय गति कैसा हो जाता है? तो तेज हो जाता है। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना है, टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि मानव गुर्दा में निस्पंदन इकाई को कहा जाता है। बताना है कि मानव गुर्दा में निस्पंदन इकाई जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। तो याद रखना, मानव गुर्दा में निस्पंदन इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है कि एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पौधों से CO2 का निष्पादन होता है। बताना है कि कितने पौधों से CO2 का निष्पादन होता है? तो याद रखना है 3। क्वेश्चन है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पौधों से CO2 का निष्पादन होता है? तो याद रखना है 3 पौधों से एरोबिक श्वसन के दौरान क्या होता है? CO2 बाहर निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ठीक है, बताना है कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। किस में करता है? तो शार्क के मामले में हृदय जो होता है केवल अशुद्ध को ही पंप करता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे जो प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है, लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखना है, लार जो होता है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करता है। ठीक है, याद रखना लार का प्रमुख कार्य क्या है? स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। बताना है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो याद रखना पोन्स, मेंडुला और सेरिब्रम ये तीनों जो होता है मस्तिष्क के रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो याद रखना है इंसुलिन जो होता है वह ग्लाइकोजन में क्या करता है? अधिकतम ग्लूकोज को रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि रक्त समूह वो समूह को दिया जा सकता है। बताना है कि रक्त समूह वो वाले को कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? तो बी क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि इंसुलिन है। बताना है कि इंसुलिन क्या है? तो याद रखना इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य का समूह है। बताना है कि सार्वभौमिक रक्त ब्लड किसको कहते हैं? तो याद रखना है ए बी रक्त ब्लड जो होता है उसे हम लोग सार्वभौमिक कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रवाह में बल्कि डॉट डॉट में भी संगत होना चाहिए। तो याद रखना है RH कारक में भी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है।
बताना है कि पीयूष ग्रंथि जो है किस में स्थित होती है। तो याद रखना मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि जो है क्या होता है, स्थित होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है। तो याद रखना पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं लोग। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो याद रखना हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर को तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कंधे पे पाए जाने वाला जोड़ डॉट डॉट में भी पाया जाता है। तो याद रखना है कंधा पर पाए जाने वाला जोड़ जो होता है वह नितंब में भी पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो याद रखें कांडरा जो होता है वह मांसपेशी को क्या करता है, हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना है तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एकमात्र धमनी जो बी ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है। तो याद रखना है फुफ्फुसीय धमनी जो होता है वह एकमात्र धमनी है जो बी ऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, प्रवाह करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में हार्मोन पैदा होता है। तो याद रखना मनुष्य में यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, तो एड्रेनलिन जो होता है वह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्त के संचालन में मदद करता है। याद रखना लिम्फोसाइट जो होता है वह रक्त के संचालन में मदद करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखना इंसुलिन जो है वह अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाता है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ है। बताना है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति जो होता है उसे क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है क्रमानुकुचन कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो कि बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, कह रहा है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है क्रमानुकुंचन कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। बताना है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो प्लाज्मा होता है जिसे प्लाविका भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो याद रखना अग्नाशय जो है वह इंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। बताना है कि हमारे जीव का कड़वाहट जो होता है वह कहाँ से होता है, तो पिछला भाग जो होता है जीव का वहीं से कड़वाहट महसूस होता है, मतलब तीखापन महसूस होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी के कमी के कारण होता है। तो याद रखना है थायराइड ग्रंथि जो है किसके खराबी की कमी से होता है, तो आयोडीन के खराबी के कारण थायराइड ग्रंथि जो होता है खराब होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह कौन है। तो याद रखना है सार्वभौमिक दाता को होता है और सर्वग्राही क्या होता है, ए बी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अमाशय रस में मुख्यतः होता है। याद रखना अमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप जो होता है वह नियंत्रित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। बताना है कि कौन सा रक्त कोशिका है जिसे शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो याद रखना है WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो याद रखना है एस्ट्रोजन जो होता है वो एक प्रकार के महिला सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह इंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो याद रखना है जाइमेज जो होता है वह एक ऐसा इंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदल देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ प्रश्न कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है, याद रखना है एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसका मस्तिष्क का द्रव्यमान जो होता है 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो याद रखना है लहू में शर्करा के स्तर की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन जो है उसे इंसुलिन कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि परावर्तित क्रियाओं का संचालन करता है, तो याद रखना है रीढ़ रज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि केशुरुक रज्जु मतलब स्पाइनल कोड जो होता है जोड़िया तंत्रिका निकलती है, बताना है कि स्पाइनल कोड में कितने जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है, तो याद रखना है 31 जोड़ा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, तो याद रखना है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो याद रखना है केशरुक रज्जु। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्त्रावन करता है, बताना है कि वह ग्रंथि कौन है जो इंसुलिन का स्त्रावन करता है, तो याद रखना है अग्नाशय जो है वह क्या करता है इंसुलिन का स्त्रावन करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बताना है कि शरीर का तापमान जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान जो है नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख प्यास और निद्रा का केंद्र है, तो याद रखना है हाइपोथैलेमस जो है मानव मस्तिष्क का भूख प्यास और निद्रा का केंद्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो याद रखना अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है, बताना है कि वह कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली होती है, तो याद रखना है थायरॉक्सिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो याद रखना है क्रेबस चक्र जो है वह हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न याद रखें वह अंग जिसमें पित्त का संचय होता है, बताना है कि कहाँ पे पित्त का संचय होता है, तो याद रखना पित्ताशय में पित्त का संचयन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पचा हुआ भोजन दौड़ दौड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है, बताना है कि पचा हुआ भोजन जो है किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो याद रखना इलियम के द्वारा पचा हुआ भोजन जो है अवशोषित किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि गर्भवती महिला में हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न कर सकता है उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है, और यह दूध उत्पादन करने में भी सहायता करता है, ठीक है। याद रखना है गर्भवती महिला में वो हार्मोन कौन है जो प्रसव उत्पन्न करने में मदद करता है, तो याद रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनता है, बताना है कि गुर्दे का पथरी जो होता है क्या चीज से बनता है, तो याद रखना है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है उसी से गुर्दे में पथरी बनता है, मतलब किडनी में पथरी बनता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है, बताना है कि मदिरा द्वारा यकृत को क्षति पहुंचाने का मुख्य कारण क्या होता है, तो याद रखना है ग्लाइकोजन का भंडारण जो हो जाता है उसी के कारण यकृत को क्षति पहुंचता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आंख के रेटिना कार्य करता है, बताना है कि हमारे आंख का रेटिना जो है किसके भांति कार्य करता है, तो याद रखना है कैमरा के फिल्म के तरह हमारा आंख कार्य करता है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे
कि मानव शरीर में ज्यादातर पाचन पाया जाता है। याद रखना, मानव शरीर में ज्यादातर पाचन जो है छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है। बताना है कि चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण का पता लगाने के लिए हृदय गति का यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों का समन्वय बैठाता है। तो याद रखना, हमारा मस्तिष्क जो है विभिन्न अंगों का तमाम कार्यों को समन्वय बैठाता है। उसके बाद प्रश्न है कि निद्रा के दौरान किसी वयस्क का रक्तचाप क्या होता है, घट जाता है। अगर कोई व्यक्ति विराम अवस्था में रहता है तो उसका रक्तचाप जो होता है वह घट जाता है। और वही उसके पीछे कुत्ता को दौड़ा दिया जाए तो क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति उसके पीछे कुत्ता को दौड़ा दिया जाए तो उसका रक्तचाप जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि उतना ही रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव रक्त के पीएच मान है। बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है। तो याद रखना है खून आंसू लार, ठीक है, 7.4। याद रखना है खून आंसू लार 7.4। तो खून का पीएच मान, आंसू का पीएच मान और लार का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ठीक है, तो 7.5 से लेके 8 के मध्य में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रक्त का थाका बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। तो याद रखना, एक रक्त प्लेटलेट के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण डॉट डॉट प्रोटीन के द्वारा होता है। तो याद रखना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। उसके बाद प्रश्न है कि वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, बताना है कि वह कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों में दूध स्राव को होने में भूमिका निभाता है। तो याद रखना, अभी बताए थे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह दूध का स्राव करने में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है। तो याद रखना, एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड मतलब खून पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। बताना है कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है किसके रूप में जमा होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, ऊर्जा जमा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। बताना है कि वृक्क से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है, तो 12 सीसी रक्त प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में डॉट डॉट धातु होता है। तो हीमोग्लोबिन में याद रखना है लोहा धातु का मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में मधुमेह होता है। तो याद रखना है मधुमेह रोग जो है इंसुलिन के कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 20 वर्ष की उम्र में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है। तो याद रखना है 20 वर्ष की उम्र में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होता है 206 देखने को मिलता है। बताना है कि बच्चा सब में मतलब बचपन में हड्डियों की संख्या कितना होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि मनुष्य के जीवन काल में डॉट डॉट दांत 2 बार विकसित होता है। तो याद रखना, मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत जो होता है वह 2 बार विकसित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसा होता है। तो याद रखना, मनुष्य के शरीर के पैर का हड्डी जो होता है खोखला होता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। याद रखना है निःश्वासन के दौरान डायफ्राम जो होता है वह घुमावदार के आकार के हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन जो है उसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह भेजना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़े में मौजूद रहता है। तो याद रखना अधिवृक्क जो होता है वो मानव शरीर का वैसा ग्रंथि है
जो जोड़ा में मौजूद रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा? तो याद रखना है 34 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि मनुष्य में एप्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः प्रवाहित होता है। तो याद रखना है यकृत। नेक्स्ट याद रखना है कि रक्त दाब का मापक यंत्र है। तो याद रखना है सिर्फ मैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है। तो याद रखना है अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पित्त का उत्सर्जन होता है। तो याद रखना पित्त जो है उसका उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव रोग तथा उसके उपचार से जो भी बीपीएससी के द्वारा अब तक प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे लोग। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न दिया हुआ है जो बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में पूछा हुआ है। प्रश्न है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। बताना है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल जो होता है कहाँ होता है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में पूछा हुआ है। तो याद रखना हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण जो होता है यकृत में होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 11-12 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। याद रखना है अपच का उपचार करने के लिए हम लोग किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो प्रति अम्ल का उपयोग अपच का उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लौह अयस्क का किरवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? तो याद रखना लौह अयस्क किरवाय रोग जो है विश्व प्रसिद्ध कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होता है। बताना है कि मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन जो है कहाँ पे होता है? एक्टिन और मायोसिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। तो याद रखना प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ट्रोकोमा रोग का संबंध है। बताना है कि ट्रोकोमा रोग जो है वह किससे संबंधित है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना ट्रोकोमा रोग जो है क्या से संबंधित है? आँख से संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। बताना है कि मायोपिया कौन सा बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो याद रखना दूर के वस्तु जो होता है उसको स्पष्ट रूप से मायोपिया में नहीं देख सकता है। देख सकते हैं ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है। बताना है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो याद रखना है कोयला खनिकों से काला फेफड़ा वाला रोग संबंधित है। जो व्यक्ति कल कारखाना में कोयला के कारखाना में काम करता है उसी को यह रोग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ की मृत्यु होती है। बताना है कि मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ की मृत्यु किसके कमी से हो जाता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई के द्वारा पूछा हुआ है। तो याद रखना ऑक्सीजन के कमी से मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ जो होती है मर जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रदूषण जनित विकार है। तो याद रखना है न्यूमोकोनियोसिस फ्लोरोसिस से होता है। ठीक है ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। याद रखना प्रदूषित जनित विकार क्या है? न्यूमोक्रोनियोसिस फ्लोरोसिस। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो याद रखना यह वायरस जनित और भोजन संदूषण और जल जनित बीमारी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रदूषण से पीलिया रोग हो सकता है। तो याद रखना है जल प्रदूषण से पीलिया रोग हो सकता है। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। याद रखना है जल प्रदूषण से क्या हो जाएगा? पीलिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखना है पशुजन्य बीमारी कहते हैं। देख सकते हैं ये भी प्रश्न पूछा हुआ है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निमोनिया एक संक्रमक है, तो याद रखना है फेफड़ों का संक्रमक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संक्रमक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो याद रखना है मक्खी जो होती है संक्रमक रोगों का सबसे सामान्य वाहक होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि टीकाकरण की कल्पना की थी। बताना है कि टीकाकरण की कल्पना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण की कल्पना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो याद रखना है कीमोथेरेपी जो है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है, तो याद रखना थैलेसीमिया जो है वह एक आनुवंशिक रोग है जो रक्त को क्या करता है प्रभावित कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका एक संक्रामक अवस्था होता है जो क्या करता है परिपक्व पुष्टि करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो याद रखना है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल जो है किसके रोकथाम के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि हाइपर थायरॉक्सिज्म के उपचार के लिए किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है, तो याद रखना है आयोडीन 131। उसके बाद प्रश्न है कि सिसिस्ट एक संक्रमक संबंधित है, तो मुतास्य से सिस्टिक्स है संबंधित। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पीलिया एक संक्रमक रोग है जो फैलता है, तो याद रखना पीलिया जो है एक प्रकार का संक्रमक रोग होता है जो जल से फैलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शरीर में लौह की कमी से होने वाला रोग है, तो याद रखना शरीर में लौह की कमी से रक्तलापता बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतर्ज्वर रोग मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है, तो याद रखना अंतर्ज्वर मतलब बीमारी जो है रोग वह आंत को प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट है कि बीसीजी का टीकाकरण है, याद रखना बीसीजी का टीका जो है यक्ष्मा रोग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एड्स होता है, तो याद रखना एड्स जो होता है विषाणु के कारण होने वाला रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना है अल्जाइमर रोग जो है उसमें मानव का मस्तिष्क जो है वह प्रभावित हो जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि कीट के काटने से होता है, तो याद रखना है डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, तो याद रखना है टाइफाइड और कोलेरा जो है जल जन्य रोगों का उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग है, तो याद रखना प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय जो है क्षय रोग से मरते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है, तो याद रखना है पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पोलियो की बूंद दे सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना है इस एक साल के उम्र में पोलियो की बूंद जो है दिया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायरस द्वारा होने वाला रोग है, तो याद रखना सामान्य जुकाम जो होता है वह वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि गलसुआ नामक बीमारी होता है, तो याद रखना है विषाणु के कारण गलसुआ नामक बीमारी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है कि हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल है, तो याद रखना है हेपेटाइटिस विषाणु जो होता है 30 से लेके 180 दिन के अंदर उद्भव रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो याद रखना है हृदय से संबंधित जो भी बीमारी वाला लोग होता है उसको वसा वाला चीज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो याद रखना पेनिसिलिन जो है वह एक प्रकार के एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाला
रोग है। तो याद रखना है रानीखेत जो है वो मुर्गी में होने वाला एक बीमारी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है डॉट डॉट की निगरानी के लिए किया जाता है। तो याद रखना ईईजी जो होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारी का जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धता की प्रक्रिया को कहते हैं। तो याद रखना मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है उसे हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट है कि चेचक का टीका बनता है। तो याद रखना चेचक का टीका जो होता है भेड़ों से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विविध मतलब इससे जो भी प्रश्न पूछा है बीपीएससी के द्वारा उन सभी प्रश्नों को। तो देख सकते हैं पहला ही प्रश्न यहाँ पे बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है कि मानव शरीर में यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो याद रखना है कैसा होता है पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि श्वसन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा संधारित होता है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होता है। यह भी प्रश्न 6 to 8 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। बताना है कि अनुलिपिकरण समांतर त्रिक क्या होता है। ठीक है तो याद रखना है यू 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 ए होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पौधा की जड़ों में मिट्टी से जल का प्रवेश का कारक है। तो याद रखना है ऑस्मोटिक दाब जो होता है वह पौधों की जड़ों में मिट्टी से जल प्रवेश का कारक होता है। यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो याद रखना है प्राइमेलेज जो होता है वह हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेग्यूमिनस पौधा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्धक आवश्यक हीमोग्लोबिन होता है। याद रखना है लेग्यूमिनस पौधा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्धक आवश्यक है। तो क्या है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लैक्टिकल निम्नलिखित में से संबंधित है। याद रखना है लैक्टिकल जो है क्या चीज से संबंधित है तो वसा अवशोषण से लैक्टिकल का संबंध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब क्या होते हैं द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सैफ के अपरोहण के लिए जिम्मेदार बल है। तो याद रखना है केशिका बल और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो है सैफ के अपरोहण के लिए जिम्मेदार बल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है प्रोटीजम है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर सप्रवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। तो याद रखना एक प्रकार के धनात्मक अनुनीय क्रिया होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऑर्गेनल के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। याद रखना है ऑर्गेनेल के द्वारा सेल होमोजेनेटल से अलग क्या किया जा सकता है। याद रखना है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कारक थे। याद रखना है पेनिसिलिन का आविष्कारक जो थे वह कौन थे। तो याद रखना है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वह देश जिसने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया। तो याद रखना है मैक्सिको है जो है वो विश्व का पहला देश है जो डेंगू वैक्सीन अनुमोदित कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है। तो याद रखना है माइकोरिल्ज फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल जो है वह जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंथोफोबिया डर है। बताना है कि एंथोफोबिया डर क्या है। याद रखना है फूलों के डर से संबंधित होता है एंथोफोबिया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि अधिक श्वेत रक्तता मतलब ल्यूकेमिया जो है उसको नियंत्रित करने के लिए
प्रयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो याद रखना है कोबाल्ट 60 जो होता है वह ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एजेंट लॉरेंस है। तो याद रखना है एजेंट लॉरेंस एक प्रकार के शाकनाशी पौधा होता है, शाकनाशी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ज्यादा भोजन करने के बाद किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है, क्यों? तो याद रखना है मांसपेशियों का चलन जो होता है धीमा हो जाता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है, क्यों? क्योंकि रुधिर वाहिकाओं का दाब जो होता है बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि लड़का डोड उम्र में तरुण अवस्था में आता है। तो याद रखना है लड़का जो है तरुण अवस्था में कब आ जाता है? 13 से लेकर 14 साल के उम्र में लड़का जो है तरुण अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। नेक्स्ट है कि दूध का उदाहरण एक है। तो याद रखना इमल्शन जो है वह एक प्रकार के दूध का उदाहरण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह गैस जो वातावरण प्रदूषक मानी जाता है। तो याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वह वातावरण प्रदूषक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ बदला जा सकता है वह बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होता है। याद रखना है स्वास्थ्य की उन्नति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक है। बताना है कि सफेद कीट जो है एक महत्वपूर्ण कवक रोग का उदाहरण है। तो याद रखना है सरसों का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सहज प्रणाली का परिसंवर्धन है। तो याद रखना है प्राणी की स्वपोषी क्रिया जो है वह एक प्रकार के सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पैस्चराइजेशन होता है। ठीक है, याद रखना दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय तक अचानक ठंडा कर दिया जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? पैस्चराइजेशन कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा डैश डैश का रंग शाब्दिक अवशोषण होता है। तो याद रखना है दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल का लाल और नारंगी रंग जो होता है शाब्दिक अवशोषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताना है कि दिन अथवा रात्रि दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में ही पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो दोस्तों अगर बीके सिंह का कंटेंट और मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको बीपीएससी द्वारा बायोलॉजी से अब तक पूछे गए नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पे मात्र 20 रुपये पे करके क्या कर सकते हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए सभी क्वेश्चन को अपने पास प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के बहुत बार रिवीजन कर सकते हैं।